भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय मीडिया किस तरह से देख रहा है और वहां पर क्या खबरें चल रही हैं? वो जो छात्र नेता जैदी के मरने के बाद वो उसी वही अब सारे खबरों में डोमिनेट कर रहा है, चाहे अल जजीरा हो, बीबीसी हो और दूसरे मीडिया हाउसेस हो। ये ऐसा नहीं है कि जो अभी न्यूज़ में आया, बांग्लादेश न्यूज़ में बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है पिछले 1 साल से ऊपर, कि ये वो लीडर जैदी जो स्टूडेंट आंदोलन का, छात्र आंदोलन का वन ऑफ द मेजर फेसेस रहा है, उसकी हत्या हो गई। इमेजिन कीजिए कि आज वो शेख हसीना की सरकार होती वहाँ पे और इस स्टूडेंट्स लीडर की हत्या हो जाती, तो बांग्लादेश आज अलग ही दौर से गुजरा होता। आज वायलेंस अपने चरम सीमा पे होता, वहाँ पे पूरे देश को जला देते। और तो इसीलिए एक ये सवाल उठता है कि किसने मारा। अब चूंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उन ताकतों को वो टारगेट कर रहे हैं जो उनका विरोध कर रहे थे, चाहे वो शेख हसीना की शेख हसीना की पार्टी हो या इन इन बाय डिफॉल्ट इंडिया। और एक गुस्सा था कि जो भारत ने शेख हसीना को क्यों शरण दिया। अब ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हो। और जमात इस्लामी एक प्रखर रूप से पाकिस्तान को समर्थन करता रहा है और पाकिस्तान के आर्मी के सहयोग से हजारों लोगों को मरवाने में इन्वॉल्व रहा है। हमारा भारत इसको किस तरह से देख रहा है? भारत सरकार ने मेरे ख्याल से अभी रिएक्ट नहीं किया, अभी जो रिसेंट लिंचिंग है उसमें। आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोग जैसे जानते ही हैं, अखबारों की खबरें और सुर्खियां आ रही हैं, हर तरफ से खबर आ रही है कि बांग्लादेश जल रहा है। और बांग्लादेश जो जल रहा है उसकी चिंगारियां कहीं ना कहीं उड़ती हुई भारत पर आ रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में भारत विरोध बहुत ज़्यादा नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे बराबर की स्क्रीन में संजय कुमार जी हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं और इस जगह की काफ़ी रिपोर्टिंग और करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये क्या हालात हैं, इस हालत तक बांग्लादेश कैसे पहुंच गया और इसका भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने द स्वतंत्र को वक्त दिया। हम आपसे ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय मीडिया किस तरह से देख रहा है और वहां पर क्या खबरें चल रही हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभी जो खबरें हैं वो बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है, जो वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो जो छात्र नेता जैदी के मरने के बाद वो उसी वही अब सारे खबरों में डोमिनेट कर रहा है, चाहे अल जजीरा हो, बीबीसी हो और दूसरे मीडिया हाउसेस हो। सो एक एक ये है कि बांग्लादेश, ये ऐसा नहीं है कि जो अभी न्यूज़ में आया, बांग्लादेश न्यूज़ में बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है पिछले 1 साल से ऊपर। जब से शेख हसीना की सरकार को वहाँ से हटाया गया, जब से वो शरण लेना पड़ा इंडिया में, तब से एक ये है कि वहाँ पे एक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। वहाँ पे अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है और इस अस्थिरता का वातावरण हमेशा, मतलब एक कभी भी वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हुआ। अब किसी जब चाहे वो शेख हसीना के फांसी का सज़ा हो, चाहे वहाँ पे बंग बंधु के जितने भी वहाँ पे निशानियाँ हो, इंडिपेंडेंस के जितने भी निशानियाँ हो, उनका घर हो, शेख हसीना के समर्थक हो, शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, उन पे वायलेंस, ये सारे हमेशा खबरों में बने हुए थे। ये अब इसलिए इस वक्त ये इम्पोर्टेंट ये हो गया कि ये वो लीडर जैदी जो स्टूडेंट आंदोलन का, छात्र आंदोलन का वन ऑफ द मेजर फेसेस रहा है और काफी प्रखर रूप से वो रहा है, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या, आप देखिए, ये उसकी हत्या अगर आज शेख हसीना की सरकार, अगर इमेजिन कीजिए कि आज वो शेख हसीना की सरकार होती वहाँ पे और इस स्टूडेंट्स लीडर की हत्या हो जाती, तो बांग्लादेश आज अलग ही दौर से गुजरा होता। आज वायलेंस अपने चरम सीमा पे होता, वहाँ पे पूरे देश को जला देते। आज जैदी की हत्या
उन्हीं के द्वारा जो स्थापित सरकार है, उसी के अंतर्गत हुआ। और तो इसीलिए एक ये सवाल उठता है कि किसने मारा? सवाल ये है कि अगर अगर आपकी ही सरकार थी, आपकी ही व्यवस्था थी, आपकी ही सोच रखने वाले सरकार चला रहे थे, तो इस स्थिति में अगर हत्या हुई वहाँ पे एक एक महत्वपूर्ण लीडर की, जिनका जिनका जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे फरवरी में ढाका 8 से, तो ये किसने किया? अब चूँकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उन ताकतों को वो टारगेट कर रहे हैं जो उनका विरोध कर रहे थे। चाहे वो शेख हसीना की शेख हसीना की पार्टी हो या इन इन बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया। तो इंडिया एक टारगेट बन जाता है। उनको लगता है कि चूँकि जैदी एक प्रखर रूप से भारत के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, भारत का जो वहाँ पे प्रभाव है, उसको ख़त्म करना चाहते थे। और एक गुस्सा था कि जो भारत ने शेख हसीना को क्यों शरण दिया। तो उसी गुस्से का वो अभी इज़हार है। कि भारत ही कहीं न कहीं से इन्वॉल्व रहा है। देखिए, अब ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हों। आपको याद होगा 1971 में जब आज़ादी मिली बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेशन के बाद उस लिबरेशन में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया और शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर उसने भारत और अवामी लीग ने मिलकर बांग्लादेश को आज़ाद किया तो उस समय भी ऐसे ताकतें थी वहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर ही थी जो आज़ादी के खिलाफ थी जो मुक्ति वाहिनी और शेख मुजीबुर रहमान जैसी ताकतों के खिलाफ थी वो थे जमात इस्लामी और जमात इस्लामी एक प्रखर रूप से पाकिस्तान को समर्थन करता रहा है और पाकिस्तान के सह पे और पाकिस्तान के सहयोग से और पाकिस्तान आर्मी के सहयोग से उस पे जो एलिगेशन रहा है कि वो कम से कम हजारों लोगों को मरवाने में इन्वॉल्व रहा है। जहाँ तक हमें अंदाज है कि कम से कम 3 मिलियन 30 लाख लोग उस समय मारे गए थे बांग्लादेश की आज़ादी के दरमियान और जो जिसमें सब बर्बरता पाकिस्तान आर्मी ने किया और पाकिस्तान आर्मी का सहयोग साथ जमात इस्लामी ने दिया। तो उस समय बांग्लादेश की आज़ादी के समय से ही वहाँ पे एक धड़ा रहा है जो कभी भी शेख मुजीबुर रहमान के रोल को आज़ादी में जो रोल है उसको मानने से इनकार करता रहा है। और भारत उन ताकतों के साथ खड़ा रहा है, उन ताकतों को समर्थन दिया है जो इस नारे को बुलंद कर रहे थे आज़ादी के समय कि हम वी आर बंगाली फर्स्ट, मुस्लिम सेकंड। और आपको याद होना चाहिए और आपको याद होगा कि जो जमात इस्लामी एक ऐसी ताकत है जो इस्लामिस्ट फोर्सेस जो इस्लाम के नाम पे वहाँ पे सरकार चलाना चाहती थी और एक इस्लामिक कंट्रीज उसको बनाना चाहती थी। तो लड़ाई जो दो जो धड़ा था, जो पोलराइजेशन था, वो उसी समय बांग्लादेश की आज़ादी के समय से ही पोलराइजेशन शुरू हो गया था और भारत उन ताकतों के साथ खड़ा था और खड़ा रहा जो बांग्लादेश के लिबरेशन में इन्वॉल्व थे, बांग्लादेश को एक सेकुलर नेशन बनाने में इन्वॉल्व थे और बंगाली नेशनलिज्म के लिए हमेशा भारत समर्थन में रहा। अब वही लड़ाई अभी तक जारी है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो जब भी शेख हसीना की सरकार वहाँ पे रही, तो वो उसकी दोस्ती भारत से रही और ये भी एक जानने वाली बात है कि और लोग जानते हैं कि जो शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान जब 1971 में जब आज़ादी मिलने के बाद उसके कुछ ही दिनों बाद उनके घर में ही उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उनको वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आई थिंक वो 15 अगस्त का ही दिन था 1971 15 अगस्त कुछ ऐसे ही था दिन था। उसी दिन सारे परिवार को जो भी थे तो उनका बेटा, बेटी, पोता-पोती जितने लोग थे सबको खत्म कर दिया गया उस घर में। और शेख हसीना और उनकी छोटी बहन जर्मनी में उस समय थी तो वो बच गई। तो यही दोनों केवल रिमेनिंग रहे
बाकी सारे खानदान को ख़त्म कर दिया। तो एक ताकत थी जो उस समय उस इनका विरोध कर रही थी और वो फिर से काबिज़ हो गई। 1972 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसमें सेकुलरिज़्म वर्ड ऐड किया गया था कि बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री बनेगा और रहेगा, जिसको बाद में हटा दिया गया और बाद में 1980 के दशक में जब जनरल इरशाद अ, प्रेसिडेंट थे, तो उस समय एक इस्लामिक वर्ड भी ऐड कर दिया गया और बाद में जब 2000 मेरे ख़्याल से 11 वग़ैरह में जब शेख हसीना वापस दोबारा पावर में आई, तो वो सेकुलरिज़्म वर्ड को ऐड किया गया। तो बांग्लादेश में एक लड़ाई है, वहाँ पे शुरू से एक लड़ाई रही है कि जो इस देश को किस दिशा में ले जाना है और इस देश में जो इतिहास इतिहास के नाम पे ही लड़ाई है, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जमात-ए-इस्लामी आपको याद होगा कि हाल के दिनों में जमात-ए-इस्लामी के जो चीफ थे, आई थिंक सफीरुद्दीन चौधरी क्या नाम है उनका, वो अभी अभी ढाका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लीड और एक जनसलाव में उन्होंने बोला कि भारत रिस्पॉन्सिबल था, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स मारे गए बांग्लादेश में, जितने लोग मारे गए, वो नैरेटिव बदलने की कोशिश है। और वो जो जो सच्चाई नहीं है बांग्लादेश में कोई भी उनके आर्गुमेंट को मानेगा नहीं। आज भी बांग्लादेश में बहुत सारे विक्टिम्स हैं, जो मतलब कि हर एक दूसरा परिवार बांग्लादेश में इम्पैक्टेड है, इनकी बर्बरता से जमात-ए-इस्लामी की बर्बरता से और पाकिस्तान फ़ोर्सेस की बर्बरता से और सभी उस रोष में हैं। और आपको याद होगा कि जब एक वन ऑफ द मेन रीज़न्स जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का पिछले साल 2024 में था, ये था कि आई थिंक 2023 के अंत में जो था कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को जो रिजर्वेशन मिलते हैं उसको खत्म किया जाए। और ये एक एक वन ऑफ द रीजंस था जो प्रोटेस्ट का ये भी था। तो आप देखिए एक लड़ाई है कि जिसको बहुत सारे लोग इनको फ्रीडम फाइटर्स भी नहीं मानते, जो जो आज़ादी की लड़ाई में। तो एक उसी धड़ा से निकला हुआ ये था। और जब भी आप देखेंगे बांग्लादेश में जब भी वहाँ पे विद्रोह हुए हैं सेकुलर फोर्सेस के खिलाफ और अवामी लीग के खिलाफ, तो वो ताकतें गोलबंद हुई हैं जो एक इस्लामिक फोर्सेस को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहती है, इस्लाम को एक प्री एमिनेंट फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो वही ताकत मेरा मानना है कि जो देखिए शेख हसीना ने बहुत गलतियाँ की। शेख हसीना एक अब क्या हो जाता है कि आपने इतने इतने दिन शासन किए और कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं बना। अगर मान लिया इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे इलेक्शन उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आप पे ये आरोप लगे कि आप जो जुडिशरी जो हैंडल कर रहे हैं उसमें उन लोगों को मरवा रहे हैं जो आपको लगता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के खिलाफ रहे और जो जो आज़ादी में लड़ाई कर रहे थे उनको उनको मारने में उनका रहा। तो काफ़ी लोगों को स्पेशल कोर्ट के थ्रू इन्होंने स्पेशल ट्रायल करवाया और बहुत लोगों को सज़ा दी, बहुत लोगों को फांसी की सज़ा मिली। अभी भी वहाँ पे एक ये है, एक सेंस ऑफ जस्टिस अभी भी बहुत लोगों को दे दे डोंट फील कि जस्टिस उनको मिला है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जो उनके उनके परदादा वगैरह गायब हैं, कहाँ चले गए अभी भी नहीं है। तो एक एक बहुत बड़ा तबका जो बांग्लादेश में है जो वो चाहता है कि जस्टिस मिले और शेख हसीना मेरे ख्याल से चूँकि वो खुद खुद ही भुक्तभोगी है, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। उसके बाद जियाउर रहमान जो खालिदा जिया के हस्बैंड थे, वो शासन करने लगे। तो वो ऐसे धड़े को रिप्रेज़ेंट करते हैं जो एंटी लिबरेशन और वो क्लेम वो और ये एक कोशिश ये है कि जो शेख मुजीबुर रहमान के कंट्रीब्यूशन को कम करना। इसीलिए आप देखेंगे नोटिस किए होंगे कि जो लास्ट ईयर जब प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें मुजीबुर रहमान की बहुत सारी मूर्तियाँ, उनका घर, उनके निशानियाँ, फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी ये थे, सबको ध्वस्त किया गया। तो लड़ाई अलग-अलग पॉलिटिकल लड़ाई केवल इमीडिएट नहीं है कि जो शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा है, एक ये भी है कि जो इतिहास को रीराइट करने की है। इतिहास से भी लड़ाई है, इतिहास के लिए भी लड़ाई है। तो ये बांग्लादेश में कंटिन्यूअस चलता आ रहा है।
1971 से ही, और उसके पहले से भी चलता आ रहा है, लेकिन ये इस 1971 के बाद से ये जारी है और अभी भी वही है, वही ताकतें कोशिश कर रही है कि जो आगे आए, क्योंकि जैदी जो थे वो काफ़ी एक एंटी हसीना, एंटी इंडिया, और वो कभी भी और उनका, जहाँ तक हमें जानकारी है, उनका भी बैकग्राउंड जमात से था, यू नो। सर दूसरा एक ये चीज भी समझाइए कि मोहम्मद यूनुस के हाथ से बांग्लादेश निकलता जा रहा है, और दूसरा ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का क्या ख्वाब है, ये क्या चीज है, इसको भी। अब ग्रेटर बांग्लादेश क्या देखिए, यूनुस की, जहाँ तक यूनुस यूनुस का बात है, यूनुस पहले भी इस स्थिति में रहे हैं। आपको याद होगा, शेख हसीना से आने से पहले 2011 में यूनुस को बनाया गया था केयरटेकर गवर्नमेंट का इंचार्ज, और उस समय भी मोहम्मद यूनुस एक पॉलिटिकल एम्बिशन लेकर चल रहे थे, और वो चाह रहे थे कि जो दोनों परिवार, जो बीएनपी और अवामी लीग, जो दोनों एक परिवारवादी पार्टी है, उसका बांग्लादेश से खात्मा हो और एक थर्ड फोर्स इमर्ज करे बांग्लादेश में। और एक इसी वजह से जो शेख हसीना और यूनुस के बीच में जो शुरुआती मनमुटाव इसी वजह से हुआ, और जो बाद में अभी तक चलता आ रहा है। तो एक जो यूनुस है, उस पहले से ही एक ऐसी ताकतों को नर्चर करना चाह रहे हैं जो बीएनपी के भी नहीं हो और अवामी लीग के नहीं हो। अब तो लेकिन अब ये खुल्लम खुला है, एंटी अवामी लीग हो गए हैं ये, और अब तो जमात इस्लामी और बीएनपी के हाथों में खेल रहे हैं। तो यूनुस इज अ पपेट। यूनुस के हाथ में कोई, वो किसी कोई ये नहीं है, वो ताकतवर नेता नहीं है, वो एक पपेट है, जमात इस्लामी के हाथ में खेल रहे हैं और इस्लामिस्ट फोर्सेस के हाथों में खेल रहे हैं। और अब ग्रेटर बांग्लादेश कहाँ बनाएँगे? म्यांमार को मिलाकर बनाना चाहेंगे, रखाइन स्टेट को मिलाकर बनाना चाहेंगे। ये पुराना प्रोजेक्ट है, ये मेरे ख़्याल से ये यूएस में भी कुछ कुछ सीनेटर्स लोग ये डिस्कस करते थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि आप देखिए, अगर आप पूरे रखाइन स्टेट से रोहिंग्या को आप बांग्लादेश, एक 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर रोहिंग्या ऑलरेडी रह रहे हैं बांग्लादेश में। तो इट्स एज़ गुड कि जो आप उस पूरे रीजन को ही मिला लीजिए आप बांग्लादेश में। ये हो सकता था। अगर आज बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही रहते, तो शायद ये संभव हो सकता था। अगर अगर अब लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, वो म्यांमार को ब्रेक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार चाइना का काफ़ी अच्छा दोस्त है। फिर पाकिस्तान और चाइना में भी दोस्ती है, और इंडिया इंडिया बांग्लादेश को उस हद तक मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये एक है, एक अगर वो हो जाए तो उस एरिया का प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से वो सॉल्व भी हो जाए। लेकिन करेगा कौन? बांग्लादेश में वो मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है कि आप म्यांमार पे अटैक करके वो उसके एरिया को कब्जा कर लें। तो ये एक है, एक सोच जो है, ये सोच आज के दिन पहले से ही है कि उसको मिला लिया जाए, और हो सकता है अगर बांग्लादेश के साथ और भी पावरफुल लोग रहते, तो वो हो सकता था संभव। लेकिन अभी तो ये रियलिटी नहीं लगता। सर दूसरा ये बताइए कि हमारा भारत इसको किस तरह से देख रहा है, और विदेश मंत्रालय में कोई बात हुई है किस तरह से इस सारे प्रोसेस को जो बांग्लादेश में हो रहा है, इस पे किस तरह की आने वाले वक्त पे भारत की तरफ से कोई प्रक्रिया या किस तरह से कुछ कार्रवाई कुछ की जाएगी? देखिए, भारत के लिए तो ये अ, जहाँ तक एक जो जानकारी है कि भारत ने बीएनपी से भी बातचीत शुरू की है। क्योंकि 2026 फरवरी में जो इलेक्शंस आने जा रहे हैं, उसमें अवामी लीग तो लड़ने नहीं जा रही, उनको लड़ने नहीं देंगे। तो बीएनपी ही शायद सत्ता में आए। तो भारत, और बीएनपी को कौन लीड करेगा? जो उनके बे बे जो खालिदा जिया के बेटे हैं, क्या रहमान, अभी 60 साल के हैं, वो लंदन में रहते हैं, शायद वो आ रहे हैं। अब आ रहे हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर अगर एक देखिए, एक चीज़ और भी है कि वहाँ पे ये है कि अगर बीएनपी एकजुट नहीं रहा, बीएनपी में अगर डिसइंटीग्रेशन हो गया, बिखराव हो गया, अगर खालिदा जिया ऑलमोस्ट वो आउट ऑफ द सीन ही है, उनका बेटा अगर नहीं आया और उनके परिवार से कोई नहीं आया, तो मान लीजिए कि बीएनपी का भी
जयललिता वाली पार्टी का ही हालत हो जाना है। वो भी वहाँ डिस तो इस मौके का फ़ायदा देखकर जमात-ए-इस्लामी जो बहुत दिनों से एक कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे वो काबिज़ हो और बांग्लादेश में वो स्पेस को घेरे जो स्पेस बीएनपी के पास है, राइट विंग वाला जो स्पेस है, उसको ले, तो उसकी कोशिश कर रहा है और मेरे ख़्याल से वो ये जमात-ए-इस्लामी अभी मैं चाह रहा है मेरे ख़्याल से अंदर ही अंदर चाह रहे होंगे कि जो उन उन ये खालिदा जिया की पार्टी कमज़ोर हो, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आए और मुझे ये भी लगता है कि एक जमात-ए-इस्लामी को ज़ैदी लोगों जैसे लोगों से डर भी होगा कि एक पॉपुलर लीडर है और एक वो स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन कैप्चर किया, उसको अगर वो सीन में रहा, तो वो भी फिर जमात-ए-इस्लामी डिस्पाइट पॉपुलैरिटी वो हाशिए पे चले जाएँगे। देखिए, जमात-ए-इस्लामी काफ़ी दिनों से बांग्लादेश में एक्टिव है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज 4 से 5% से ज़्यादा नहीं है, उससे भी कम ही है शायद। तो वो एक लेकिन उनकी कोशिश है, उन एक काफ़ी फंड अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनको काफ़ी फंडिंग मिलती है, तो उस वजह से उनका है वो एक ताकत रखते हैं और काफ़ी एक वोकल ग्रुप है। बांग्लादेश की आबादी जो है उसमें समझिए 20 करोड़ से ऊपर है, 23 करोड़ के आसपास है जो आबादी, उसमें काफ़ी एक एक तबका उनके साथ है और एक वो इस्लाम इस्लाम वो चाहते हैं वही उनके उनके हिसाब से कंट्री चले। बीएनपी के आने से बीएनपी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी एक सीमा में ही चलेंगी, वो रेडिकल इतना नहीं हो सकते, वो थोड़ा-सा प्रैग्मैटिक अप्रोच लेकर चलेंगे। तो ये है अब भारत के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप बायपार्टीज़न हो जाएँ, केवल ऐसा ना लगे कि आप केवल अवामी लीग के साथ ही खड़े हैं और उनको दिखाना चाहिए कि जो हम बीएनपी के साथ भी और जो भी वहाँ पे सत्ता में है उसके साथ बिज़नेस करने के लिए तैयार हैं और भारत मेरे ख़्याल से भारत सरकार ये कोशिश ज़रूर कर रही है कि जो बीएनपी से भी बातचीत रखा जाए और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब खालिदा जिया की तबीयत खराब होने की बात आई तो भारत ने भी सपोर्ट देने का मदद किया और भारत ने भी ऑफ़र किया कि वो बीएनपी के लीडर को यहाँ अपने यहाँ ट्रीट कर सकता है, उनको इलाज कर सकता है। तो एक जेस्चर है जो आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो दिखाता है कि इंडिया एक ओपन माइंड से काम कर रहा है, वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जो वो अलग-थलग नहीं पड़ जाए, सर यू बस नो? चलते-चलते एक ये बता दिए, प्रियंका गांधी ने संसद में माइनॉरिटी का मुद्दा उठाया था कि हिंदू माइनॉरिटी के साथ वहां पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और हम लोग बराबर विजुअल भी ऐसे देख रहे हैं। तो उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है बांग्लादेश को? देखिए अब ये हिंदुओं के नाम पे तो भारत सरकार ने मेरे ख्याल से अभी रिएक्ट नहीं किया, अभी जो रिसेंट लिंचिंग है उसमें। अ, लेकिन भारत सरकार समय-समय पे हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश सरकार से चाहे पहले अवामी लीग की सरकार हो और भी कोई भी उससे बातचीत करते रही। इवन यूनुस को भी भारत ने मोहम्मद यूनुस को भी भारत ने अपनी चिंता जताई थी अब ये हाल पिछले दिनों। तो ये रहा है, लेकिन ये बड़ा ट्रिकी मामला है और जो सेकुलरिज़्म है माइनॉरिटी राइट्स का है, इट्स नॉट वन वे स्ट्रीट। अगर अगर आप भारत ये चाहता है कि जो वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी को तंग नहीं किया जाए, तो आप तो एक बड़े देश हैं, भारत एक बड़ा देश है, तो आपको भी एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप दक्षिण एशिया में इतने बड़े मुल्क हैं। आप सेकुलरिज़्म भारत का सेकुलरिज़्म सबको एमुलेट करने की कोशिश करते रहे हैं। अगर भारत ही एंटी बांग्लादेश, एंटी माइनॉरिटी फ्रंट पे काम करे और वो यहाँ से ऐसी आवाज़ें निकले जो लगे कि जो वो यहाँ के जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं उसको तंग किया जा रहा है, पर्सिक्यूट किया जा रहा है, इनको डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। तो मैसेज जो है वहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, उनको जो मैसेज जाता है वो ये है कि अगर भारत ऐसे तंग कर सकता है मुसलमानों को तो हमें हमें भी कोई हर्ज न हमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम भी वहाँ के हिंदुओं को तंग कर सकते हैं। तो एक एम्बोल्डेंड हो जाते हैं, उनको एक तर्क भी मिल जाता है, एक अपने 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 गलत काम को करने के लिए जस्टिफिकेशन भी मिल जाता है।
जो मेरे ख़्याल से वो जायज़ नहीं है और इसीलिए भारत को भी इसका अपने एक जगह अगर आप वहाँ पे अब बोल रहे हो कि यू शुड मेंटेन सेकुलरिज़्म, आप सेकुलर कंट्री है, सेकुलर रहिए, तो भारत को भी अपने यहाँ सेकुलरिज़्म मेंटेन करनी होगी। आप एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए। तो ये है, तो उस हिसाब से भारत के पास अभी वो मोरल अथॉरिटी नहीं है कि आप बताइए कि भाई आप हिंदुओं को तंग मत कीजिए, सेकुलरिज़्म मेंटेन कीजिए। ये ठीक है, पहले ज़माने में होते रहा है ये, अभी सरकार के पास वो मोरल अथॉरिटी नहीं है। और लेकिन ये चिंता का विषय है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं, उनको अगर इस ढंग एक एक तबका जो हमेशा तंग करता रहा है, जो हमेशा रेडिकल रहा है, अगर तंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसको भारत की तरफ से ऑफ कोर्स मैसेज जाना चाहिए, ये गलत हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से यूनुस ने पिछले बार भी कहा है कि जो हम लोग एक सेक्युलर कंट्री हैं, वहाँ पे सबको समान अधिकार है और जितना हक मुसलमानों का है बांग्लादेश में उतना हक हिंदुओं का भी है। तो उन्होंने साफ-साफ बोला, ये बहुत खुलकर बोला है। पहले भी जब अटैक हुआ था हिंदुओं पे उस समय भी यूनुस ने बोला है और यूनुस मंदिर वगैरह भी गए हैं। जो ढाका में एक मंदिर है जिस पे अटैक की घटना हुई थी, वहाँ भी गए हैं। तो सेंड द मैसेज कि जो बांग्लादेश में ना किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो मेरे ख्याल से सही है और सही में वहाँ पे एक एक है, हम जिस ढंग से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उस ढंग से रियलिटी नहीं है। वहाँ पे काफ़ी हिंदू रहते हैं और एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है एज़ अ बांग्लादेशी, एज़ अ बंगाली, तो वो है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। आने वाले हम ज़रूर इस पे भी चर्चा करेंगे। मोदी जी जो खाड़ी देशों में जा रहे हैं और उनको मुस्लिम देशों से सारे अवार्ड मिल रहे हैं, आने वाले आपसे चर्चा करेंगे, आपसे वक्त लेंगे। इसके लिए बांग्लादेश के बारे में आपने बताया हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आप थैंक यू। कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू। अच्छा लगा ये डिबेट, अभी काफ़ी डेवलपिंग स्टोरी है ये। दुनिया वॉच कर रही है वहाँ पे बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है, चूँकि जो भी घटना वहाँ होगी, अगर इनस्टेबिलिटी वहाँ आ जाती है, तो मेरे ख़्याल से सबके लिए दिक्कत की बात है, केवल दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं, और भी मुल्कों के लिए ये प्रॉब्लम एरिया होगा। क्योंकि वो इस्लामिक फ़ोर्सेज़ वहाँ पे एम्बोल्डेन हो जाते हैं, तो वो केवल भारत को ही तंग नहीं करता है, और भी लोगों को, और भी रीजन को तंग करता है। और ये न न अब ऑफ़ कोर्स लोग ये कहेंगे कि अब चूँकि पाकिस्तान से बांग्लादेश की अच्छी दोस्ती है, तो ये ताकतों को बल मिल रहा है। लेकिन वहाँ ये ताकतें पहले से ही मौजूद मौजूद हैं। तो मैं उसे वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह की चर्चा दासवतंत्र पर जारी रहेगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।